बॉटनी लेक्चर के नए वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा टूल यानी सेकंड नंबर टूल है वेक्टर। क्या बात करेंगे? वेक्टर के बारे में यहाँ पे आज डिस्कशन होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया था, जिसमें पूरा बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया था। ठीक है। फर्स्ट टूल उसमें था एंजाइम। क्या था? एंजाइम, जिसमें एंजाइम कितने टाइप के होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्या था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जिसे मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। ठीक है। और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने उसी वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो एग्जाम्पल हैं उस सब के बारे में और किससे प्राप्त किए जाते हैं सबके बारे में डिटेल हमने डिस्कशन किया था। इसलिए अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो बायोटेक्नोलॉजी का पहला वीडियो ज़रूर देखें। ओके, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको बायोटेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट में वो लेक्चर मिल जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के बारे में बात करेंगे, यानी टूल्स नंबर 2 सेकंड टूल के बारे में बात करेंगे। चूँकि हमने बताया था कि मोस्ट रूप से यानी मोस्टली 4 टाइप के जो टूल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। पहला बताया था एंजाइम, दूसरा वेक्टर, तीसरा हो जाएगा क्लोनिंग प्रोसेस और चौथे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी ये 4 मेन टूल हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए। तो आइए बात करते हैं वेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, वेक्टर की क्या क्वालिटी होती है, क्या ज़रूरत पड़ती है इनको, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं एक वेक्टर के अंदर होने चाहिए, वो इसके अंतर्गत आपको हम बता रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि वेक्टर जो होता है दोस्तों, वेक्टर को व्हीकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, यानी वाहन कहा जाता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हीकल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वाहन यानी जो न्यूक्लिक एसिड को ले जाने का काम करे, यानी डीएनए को ले जाने का काम करता होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसे हम वेक्टर कहेंगे। इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जनरली इसका यूज इसी में होता है। तो आइए देखते हैं क्या फीचर्स होने चाहिए एक वेक्टर में। पहले पॉइंट में दिया है यहाँ पर, ए वेक्टर कंटेन सेवरल रिस्ट्रिक्शन साइट। एक वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए? सेवरल, ढेर सारे क्या होने चाहिए? रिस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब होता है एक ऐसी साइट होनी चाहिए इसके अंतर्गत जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करके उसको कट किया जा सके। किस लिए? क्लोनिंग करने के लिए। ओके, यानी आसानी से क्लोन किया जा सके, इसलिए ये साइट का होना बहुत ज़रूरी है। दैट अलाउ इन द इंसर्शन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट टू बी क्लोन। यही बात हमने बताया, यानी क्लोन करने के लिए डीएनए फ्रेगमेंट को आसानी से क्लोन किया जा सके, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन साइट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है इसमें, वेक्टर्स मस्ट बी, क्या दिया है? वेक्टर्स मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल अलाउ फॉर इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर डीएनए एंड एनी डीएनए फ्रेगमेंट इट कैरीज। अब देखिए एक और कंडीशन है, यानी इसमें इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। एक वेक्टर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ऐसा वेक्टर हो जो इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट कर सके, यानी रिप्लिकेशन के लिए ना हो। ओके, इस तरीके से दूसरी कंडीशन ये हो गई कि ओ आर आई यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट भी होना जरूरी है। अब देखिए, किसी भी होस्ट में आपको इंट्रोड्यूस करना होगा तो एक ही आप प्लाज्मिड वेक्टर या एक ही वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ही वेक्टर आगे चल के क्या करेगा? होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद रेप्लिकेशन करेगा और एक से मल्टीपल कॉपी बना देगा। इसीलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है। अगला पॉइंट है इसमें सेकंड नंबर पे, टू डिस्टिंग्विश होस्ट सेल्स दैट हैव टेकन अप वेक्टर्स फ्रॉम होस्ट सेल दैट हैव नॉट, द वेक्टर शुड कैरी सिलेक्टेबल मार्कर जीन। एक और कंडीशन है कि यानी वेक्टर में एक और ऐसी पॉइंट होना चाहिए, एक ऐसा रीजन होना चाहिए जिसे हम सिलेक्टेबल
मार्कर जीन कहते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्या होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूजुअली एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा। ये ऐसे जीन होंगे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होंगे, सुरक्षित करेंगे, ठीक है। और आर द जीन फॉर एंजाइम एब्सेंट फ्रॉम द होस्ट सेल, ऐसा एंजाइम जो होस्ट में ना हो, वो एंजाइम या वो जीन्स इस स्थान पर होने चाहिए। किसमें, एक वेक्टर में होने चाहिए। कहने का मतलब है वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अगर नहीं पाया जा रहा है होस्ट में, तो एक वेक्टर, ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पॉइंट होना चाहिए, जिसे हम सेलेक्टेबल मार्कर भी कहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट होना बहुत ही ज़रूरी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये 3 पॉइंट होंगे। अगला पॉइंट है, ये वेक्टर की क्वालिटी बता रहे हैं। आगे चल के आपको बताएंगे कितने टाइप के एक्चुअली में वेक्टर होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, और वेक्टर में वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो हम ये 5 पॉइंट बता रहे हैं, वो आगे फिगर के माध्यम से आपको समझा देंगे। मेनी वेक्टर्स इनकॉर्पोरेट ए स्पेसिफिक सीक्वेंस दैट अलाउ फॉर सीक्वेंसिंग इंसर्टेड डीएनए। मैनी वेक्टर क्या करते हैं, रखते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस रखते हैं। फॉर किस लिए रखते हैं, सीक्वेंसिंग इंसर्टेड डीएनए, ताकि आसानी से डीएनए को इंसर्ट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, एक वेक्टर की जो क्वालिटी हम बता रहे हैं आपको, लास्ट पॉइंट है इसमें, द वेक्टर एंड इट्स इंसर्टेड डीएनए फ्रेगमेंट शुड बी इजी टू आइसोलेट फ्रॉम द होस्ट सेल। एक वेक्टर की ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हम आसानी से होस्ट सेल से इस डीएनए को आइसोलेट कर सके और वेक्टर में क्लोन किया जा सके। इसलिए ये एक वेक्टर में क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, इजी तरीके से किया जा सके। दोस्तों, जिस 5 पॉइंट की हमने अभी बात किया कि एक वेक्टर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, अगर वेक्टर आ जाता है आपके एग्जाम में तो आप इतना ही आप लिखेंगे, और ये फिगर जो आपके सामने दिख रहा है ये आप ड्रा कर देंगे तो आपको पूरा कंप्लीट नंबर मिलने वाला है। ओके, वही देखते हैं क्या पॉइंट है इसमें। इस फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसमें, जिसकी बात किया हमने रेजिस्टेंस। इसमें एक ऐसा पॉइंट, ऐसा सीक्वेंस होगा जिसे हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन कहेंगे। हमने अभी रेजिस्टेंस जीन की बात किया, तो रेजिस्टेंस जीन एक ये भी होगा जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन बोलेंगे इसको। इसका शॉर्ट फॉर्म में AMPR लिखा जाता है। किताबों में या फिर किसी अन्य बुकों में आप देखेंगे, फॉरेंस में भी देखेंगे, तो आपको ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा। फुल फॉर्म इसका हो जाएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, यानी इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हो जाएगा इसके यहाँ से यहाँ तक का जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ये किसका होगा, यानी ये जो ब्लूइश कलर का दिख रहा है इसकी हम बात कर रहे हैं। ये सीक्वेंस हो जाएगा LAC-Z जीन का। LAC-Z जीन भी क्या होगा, एक प्रकार का रेजिस्टेंस जीन ही होता है। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है ये एग्जाम्पल है प्लाज्मिड वेक्टर का। क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर। अब प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी टोटली किसका बना होता है, डीएनए का ही बना होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ही बना होता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं क्योंकि ये पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। किसमें, बैक्टीरिया में पाया जाता है, और बैक्टीरियल जो मेन डीएनए होता है उससे बिल्कुल ये सेपरेट होता है, और ये भी अपना स्वयं का फंक्शन करता है, रिप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, सारी प्रोसेसेस ये स्वयं करता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। तो इसमें भी वो सीक्वेंस होना चाहिए, LAC-Z जीन सीक्वेंस होना चाहिए, यानी रेजिस्टेंस जीन सीक्वेंस ये भी होगा। अब इसी के सेंटर में यहाँ बीच में आप देख रहे हैं ये पोर्शन जो दिख रहा है ये किस चीज़ का है, ये है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यानी जो LAC-Z जीन सीक्वेंस होगा वहाँ पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट सीक्वेंस भी होना ज़रूरी है। अब ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट क्या होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे आपको हम बता दें कि यही सीक्वेंस है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आएगा और कट करेगा। कट किस लिए किया जाएगा, ताकि आसानी से उस स्थान पे क्लोनिंग किया जा सके अदर डीएनए का। अदर डीएनए यानी फॉरेन डीएनए का, FDNA यानी जिस डीएनए को हमको क्लोन करना है किसी अदर ऑर्गेनिज्म का होगा वो सीक्वेंस इसी पे होगा। और कट किस कौन करेगा उसको,
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और ये जो सीक्वेंस एंजाइम को आपको दिखाई दे रहे हैं, ई कोराई फर्स्ट, एसएसटी फर्स्ट, बान सेकेंड, केपीएन फर्स्ट, एक्सएमए फर्स्ट, एसएमए फर्स्ट, बाम एच फर्स्ट, ये जो दिख रहे हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के एग्जाम्पल हैं। ये सभी एग्जाम्पल के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था। अगर आपको नहीं पता होगा तो उसे देख लीजिए। इन सब का फंक्शन क्या होता है ये भी हमने बताया था। कोई है जो एडेनिन के बीच में कटिंग करता है, कोई ऐसा है जो एडेनिन ग्वानिन के बीच में कटिंग करता है, कोई इसमें से है जो एडेनिन साइटोसिन के बीच में कट करता है। यानी सबका अलग अलग फीचर है, इसलिए हमने एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से फिगर ड्रा करके बताया था। इसलिए आप जाइए पिछला वीडियो जरूर देखिए, भूलिएगा मत। अगला इसी में ये सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा, ये सीक्वेंस देखिए, डीएनए सीक्वेंस प्राइमर साइट। ये वो सीक्वेंस है जहां पर रिप्लिकेशन के बाद प्राइमर ऐड होगा, इसलिए डीएनए सीक्वेंसिंग प्राइमर साइट होगा, इसको बोलेंगे। और ये जो बेस्ट ORI की हमने बात किया था, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओके, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये जो साइट होगा इसे हम बोलेंगे ORI, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी? अगर आपने क्लोनिंग कर दिया डीएनए का और इसके बाद इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, किसमें? होस्ट ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक। दो ही टाइप के होस्ट ऑर्गेनिज्म होंगे, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। यानी दोनों में क्लोनिंग के बाद इस प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा? होस्ट ऑर्गेनिज्म में। तो तीसरा टूल होगा क्लोनिंग की प्रोसेस। आज के इस वीडियो में हमने बताया आपको कि वेक्टर के बारे में डिटेल स्टडी आपको हमने करा दिया, क्या उसके फीचर होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। आपको बता दें कि इस फिगर के अलावा आप कोई भी फिगर ड्रा मत कीजिएगा अगर सिर्फ वेक्टर के बारे में आता है। वेक्टर टाइप्स आप अगर वेक्टर पूछता है तो आपको अलग अलग वेक्टर के टाइप हम अगले वीडियो में आपको हर एक वेक्टर की क्लोनिंग कैसे होती है उसके साथ साथ वेक्टर को हम बताएंगे। यानी पहले वेक्टर बताएंगे, फिर उसकी क्लोनिंग कैसे की जाती है वो भी बताएंगे। इसलिए आप इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तुरंत लाइक कीजिए अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब पहली बार ज्वाइन किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगला वीडियो आपके सामने तीसरा टूल लेकर के हम आ जाएंगे, यानी क्लोनिंग प्रोसेस, यानी क्लोनिंग कैसे की जाती है वेक्टर में। फॉरेन डीएनए की क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कैसे की जाती है वो हम बताएंगे। और ज़रा सा बस इसमें 1 मिनट और आपका टाइम लगेगा, उसको देख लेते हैं। लास्ट में है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, 1 मिनट लगेगा, बस इसको समझ लीजिए ताकि आपको क्लोनिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। पहला होगा प्लाज्मिड वेक्टर, जिसका हमने अभी वेक्टर के बारे में कुछ बताया है, इसके पहले जस्ट हमने बताया, यानी प्लाज्मिड वेक्टर का एग्जाम्पल था, वो हो जाएगा। दूसरा है फाज्मिड वेक्टर, और तीसरा हो जाएगा काज्मिड वेक्टर, चौथा हो जाएगा फेज वेक्टर, और पाँचवा हो जाएगा टीआई वेक्टर। ये मुख्य रूप से ये 5 वेक्टर होते हैं जिनकी क्लोनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, इन्हीं वेक्टर्स का यूज किया जाएगा। इस तरीके से ये सभी वेक्टर के नाम आप याद कर लीजिए। अगला भी जो वीडियो होगा उसमें क्लोनिंग बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे प्लाज्मिड वेक्टर में क्लोनिंग कैसे की जाती है और उसकी कैसे प्रोसेस होती है, और होस्ट ऑर्गेनिज्म में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, अगला वीडियो जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद।